सम्मानित विद्यार्थियों, आप सभी का चांद सर की यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। आप सभी लोगों ने मात्र 3 दिनों में लगभग 100 से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया और 1000 से अधिक लोगों ने देखा। 100 से ऊपर लाइक्स भी मिले। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रवक्तागण श्री डॉक्टर महेश सर जी, डॉक्टर लवलेश सर जी, डॉक्टर नरेंद्र वाजपेयी जी, प्रणव सर जी, सभी महान विभूतियों को हृदय से नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया। साथ ही अपने सहयोगी बड़े भाई श्री पुष्पराज जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया और इसी प्रकार बढ़ाते रहें, मेरी कमियों को बताते रहें ताकि यह प्रयास और अच्छा चलता रहे। विद्यार्थी बंधुओं, आज का विषय बड़ा व्यापक है। सब लोग बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आसानी से समझ में आ सके। इसके पहले हमने भारत के प्राकृतिक धरातल में हिमालय पर्वत और पर्वत चोटियों का काफ़ी जिक्र किया था। आज इन्हीं पर्वत चोटियों पर स्थित दर्रे, उनका महत्व, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रों की चर्चा करना चाहेंगे। काराकोरम दर्रा जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5540 मीटर ऊंचाई पर ये सड़क मार्ग जाता है और यह पाकिस्तान और चीन को मिलाता है। चूंकि यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है जो हरे रंग से दिखता है और आगे चीन है। दूसरा दर्रा बुर्जिल दर्रा है जो कि श्रीनगर से गिलगित को मिलाता है। ये श्रीनगर है आपका और ये आपका बुर्जिल दर्रा है और ये आपका गिलगित है। गिलगित इस समय आपका पाकिस्तान में है, पाक अधिकृत कश्मीर में। तीसरे दर्रे पर चर्चा करना चाहेंगे पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ये आपका राजौरी से पुंछ को मिलाता है। अब प्रश्न जैसे आ जाए कि राजौरी से पुंछ को मिलाने वाला दर्रा कौन सा है, तो पीर पंजाल दर्रा है। श्रीनगर से गिलगित को मिलाने वाला दर्रा कौन सा है, तो बुर्जिल दर्रा है। पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान से चीन को मिलाने वाला दर्रा कौन सा है, तो पाकिस्तान से चीन को मिलाने वाला दर्रा काराकोरम दर्रा है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। ऊंचाई 5540 मीटर है। अब हम चौथे दर्रे पर आना चाहेंगे जो कि अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग कहाँ पर है। बनिहाल दर्रे पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा इससे गुजरता है, तो नेशनल NH1 यहाँ से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर NH1 जो है जवाहर सुरंग से होके जाता है, जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और पांचवा दर्रा जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है और इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है और किसको जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है और जो जास्कर श्रेणी में है और श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। अब हम अपने दूसरे राज्य पे चर्चा करना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह बाड़ा लाचा दर्रा है जो मंडी से लेह को जोड़ता है और दूसरा दर्रा रोहतांग दर्रा है जो मनाली से लेह को जोड़ता है। ये मनाली हुआ और ये लेह, और ये आपका मंडी और लेह। तो अब प्रश्न उठता है कि बाड़ा लाचा दर्रा किसे जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रा मंडी से लेह को जोड़ता है और रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है। और तीसरा दर्रा
सिपकिला दर्रा है जहाँ से सतलज नदी प्रवेश करती है। अब ऐसे प्रश्न घुमा के दे देते हैं कि सतलज नदी भारत में कहाँ से एंट्री करती है? सिपकिला दर्रा से एंट्री करती है, हिमाचल प्रदेश से एंट्री करती है, और जो राकसताल से या राकस झील से आती है, और फिर यहाँ से पंजाब होते हुए आपका जो है सिंध में 5 नदियाँ मिलती हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पंचनद की। अब आगे आपका हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हो गए, फिर हम उत्तरांचल में चलते हैं। उत्तरांचल में ये जो है थांगला दर्रा है नंबर 1 पे। नंबर 2 है मानाला दर्रा, मानाला और नीतिला, थांगला, मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा। अब इनका क्या उपयोगिता है? मानाला और नीतिला, यहाँ से लोग मानसरोवर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर कि अमरनाथ की गुफा है। हमारे तीर्थयात्री जो उत्तरांचल से जाते हैं वो इन्हीं दर्रों से ज़्यादातर जाते हैं, मानाला और नीतिला से। और थांगला दर्रा भी ये आपको यही तिब्बत की तरफ आगे जोड़ देता है। और लिपुलेख जो कुमाऊं से तालकोट तिब्बत में है उसको जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा ये आपको उत्तरांचल में कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं गढ़वाल जो मंडल है, तो कुमाऊं मंडल के क्षेत्र के को जो है ये तालकोट से जोड़ता है जो तिब्बत में है। तो इस प्रकार से उत्तरांचल के 4 दर्रे हुए, थांगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख। अब प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि लिपुलेख दर्रे का क्या महत्व है, कहाँ पर है? तो लिपुलेख आ जाए नाम तो आपका उत्तरांचल में है, जो कुमाऊं से तालकोट को जोड़ता है। मानाला, मानाला, नीतिला दोनों में ला लगा हुआ है, ऐसे भी याद कर लें। ये यहाँ से तीर्थयात्री लोग मानसरोवर को जाते हैं, जहाँ पर ये आपके अमरनाथ गुफा है कैलाश पर्वत में। और जो अमरनाथ गुफा कहाँ पर है कोई पूछ ले तो भाई चीन में है, पर ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है। अब चारों दर्रों के बाद हम आगे बढ़ते हैं सिक्किम की तरफ। सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा है। नाथुला दर्रा ये चीन को जोड़ता है। पहले 1962 के युद्ध के बाद ये बंद कर दिया गया था, फिर चालू किया गया। 2006 में चालू किया गया, चीन से भारत का व्यवसाय मार्ग चालू हो गया था, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और यह मार्ग फिर बंद हो गया होगा। बंद ही है, जब लड़ाई चलेगी तो आदान प्रदान कहाँ से संभव है। और जलेपला दर्रा भी सिक्किम से चुम्बी घाटी को जोड़ता है। जलेपला दर्रा सिक्किम से किसे जोड़ता है? सिक्किम से चुम्बी घाटी को, और चुम्बी घाटी ये तिब्बत में है। तो ऐसे करके आगे चुम्बी घाटी पड़ जाते है यहाँ पर, ये एक प्रकार से ऐसे मार्ग आ गया। तो जलेपला सिक्किम से चुम्बी घाटी को जोड़ता है। अब हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे। बोमडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश और चीन को जोड़ता है, ये आपका बोमडीला दर्रा है। फिर आपका यांगयाप दर्रा है। यांगयाप दर्रे से आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अब कभी प्रश्न उठता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से आती है? तो वो जो है यांगयाप दर्रे से आती है। और आपका जो है इसी अरुणाचल प्रदेश में दूसरा दर्रा है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है। चूंकि इसके बगल में म्यांमार है आपका, तो दीफू दर्रा की क्या उपयोगिता है? अरुणाचल टू म्यांमार। और इसी प्रकार जो है आपका तुजू दर्रा है। अच्छा, तुजू दर्रा आपका जो है ये आपका मणिपुर में है। ये मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा कहाँ है?
तो तुजू दर्रा आपका मणिपुर में क्या उपयोगिता है? मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। तो इस प्रकार से आपके ये पूर्वी भारत के जो दर्रे हैं और उत्तर भारत के जो दर्रे हैं, इनकी हमने आपको जो है स्थान और कुछ उपयोगिता बताने का प्रयास किया। अब इसी कड़ी में हम और आगे बढ़ते हैं। ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी है और इसी अरावली पर्वत श्रेणी में जो अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तथा दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली में इसी श्रेणी में रायसीना श्रेणी का नाम है अरावली की, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जो लगभग 300 एकड़ में बना हुआ है और विश्व में सर्वाधिक हमारे राष्ट्रपति भवन में कमरे 340 कमरे हैं। इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन पूरे दुनिया में कहीं का नहीं है। गर्व करना चाहिए हमें अपने राष्ट्रपति भवन पर और भारत पर। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि राष्ट्रपति भवन किस श्रेणी में बना हुआ है? तो रायसीना पहाड़ी में। रायसीना श्रेणी जो है किस पहाड़ की श्रेणी है? अरावली की। और अरावली को इसके पहले बताया गया कि प्राचीनतम पहाड़ी है। इससे निकलने वाली नदी आपकी लूनी नदी है, साबरमती नदी है। तो इस प्रकार से आपकी अरावली श्रेणी से हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको 3 पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, आपकी मांड पहाड़ी और बारदा पहाड़ी, गिर पहाड़ी, ये गुजरात में है। अब कभी छोटा सा प्रश्न पूछ ले कि बारदा पहाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में है। गिर पहाड़ी जो है गुजरात में है और यहाँ पर गिरी राष्ट्रीय उद्यान भी है और यहीं पर एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो अब ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है, एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई बब्बर शेर गिर पहाड़ी में पाए जाते हैं और गिर पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। ये तीनों पहाड़ियाँ सौराष्ट्र की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र आता है गुजरात का, वहीं पर ये बारदा, मांड और गिर पहाड़ियाँ हैं। तो और इनका महत्व मानसून में भी है। पानी इनकी वजह से बरसता है, इधर नहीं बरसता है, वही अरावली है। तो इसके आगे सिस्टम में मानसून चलेगा, तो इसकी चर्चा बाद में हम करेंगे। अब आइए हम गिर पहाड़ी के आगे बढ़ते हैं। पश्चिम घाट पहाड़ियाँ। पश्चिम घाट पहाड़ियाँ की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और इससे गोदावरी नदी निकलती है नासिक के पास से, त्र्यंबकेश्वर से। इसके बाद कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पर्वत से निकलती है। तुंगभद्रा का उद्गम कर्नाटक से होता है और कावेरी नदी यह भी कर्नाटक से निकलती है। पेरियार नदी, जिसे केरल की जीवन रेखा नदी कहते हैं, इसको आप पेरियार मान लीजिए। तो केरल की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? पेरियार को, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रकार से आपका जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और नागार्जुन सागर बांध भी इसमें बना हुआ है। तुंगभद्रा बांध आपका तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से जब आप नदी समझेंगे तो बांध और बहुत चीज़ें जो है आपको आराम से नॉलेज हो जाएगा। कावेरी नदी, कावेरी जल विवाद के लिए काफ़ी फेमस रही, तो आप इन नदियों से धीरे धीरे परिचित हुए। और एक विशेषता है इस पहाड़ी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में, जो यहाँ से लेकर के आपके केरल तमिलनाडु तक फैली हुई है। सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई जो है तमिलनाडु के अन्नाईमुड़ पर्वत है, जो 2695 मीटर है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे मुंबई की तरफ, इन पहाड़ियों की लंबाई घटती जाती है।
जैसे आपकी बाबा बुदन की पहाड़ी, ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसी का लोहा आपके भद्रावती कारखाने में जाता है। और यहाँ पर कलसुबाई की पहाड़ी है मुंबई के पास में, जिसकी ऊंचाई लगभग 1646 मीटर है। तो यहाँ 1600, वहाँ 2600, धीरे धीरे ऊंचाई घटती जाती है। और इसीलिए केरल में जब मानसून टकराता है तो ज़्यादा वर्षा करता है, और आगे जाते जाते पर्वतों की ऊंचाई घटती जाती है और मानसून वर्षा कम करता है। खैर, मानसून का चैप्टर बहुत लंबा है, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दिए हैं। तो अब पश्चिमी घाट पहाड़ियों की चर्चा हुई, और सब आप लोगों ने समझा कि ये पहाड़ियाँ कितनी ऊंची हैं, इनका क्या प्रभाव है, और इन्हीं पर थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, शनकोट्टा है। थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोर घाट जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और पाल घाट का महत्व है, ये केरल से कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ता है। शनकोट्टा एक ये भी आपका पश्चिमी घाट में दर्रा है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम टू मदुरै को कौन दर्रा जोड़ता है? शनकोट्टा दर्रा। तो मुझे आशा है कि आपको पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ और उनसे निकलने वाली प्रमुख नदियाँ काफ़ी कुछ आपको मालूम हो चुका होगा। थोड़े मैं प्रश्न किए लेता हूँ। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम आपका नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह मुंबई के पास महाबलेश्वर से होता है। तुंगभद्रा का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये आपके कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, और कावेरी भी कर्नाटक से निकलती है। इस प्रकार से आपकी पश्चिम घाट पहाड़ियों की चर्चा हुई, और शेष विंध्याचल, सतपुड़ा और पूर्वी पहाड़ियों की चर्चा और अन्य चर्चा हम अगले पार्ट पे करेंगे।